Audible? I'm audible? आवाज आ रही है सबको? Yes sir, good evening sir. Very good evening. Very ओके, सो क्या स्टार्ट किए हम लोग? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीआरपीसी का हम लोग स्टार्ट किए, और उस इंपॉर्टेंट पार्ट में एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, हमको कहां से कहां तक रीच करना है. वी हैव टू स्टार्ट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो बेसिकली वी आर टेकिंग द ओवरव्यू ऑफ सीआरपीसी. अभी हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम थोड़ा स्कीम करने की कोशिश करें इस सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे ट्रायल होता है, पुलिस क्या करती है इसमें, कोर्ट्स के क्या काम हैं, ओवरव्यू थोड़ा लेके चलते हैं, ताकि एक फर्म ग्रेड इस सीआरपीसी सब्जेक्ट पर हो जाए, है कि नहीं. तो उसको हम क्या किए हैं, हम एक बेसिकली एक चैप्टर बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं कि अ जर्नी फ्रॉम एफआईआर टू ट्रायल. सब लोग जानना चाहते हैं, इवन लेमन पर्सन वुड विश टू नो कि ट्रायल में होता क्या होगा. अगर मान लो कोई ऑफेंस किया है तो क्या प्रोसेस है, एफआईआर कैसे करेंगे, एफआईआर नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगी इसमें, वो तो सारा प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम द एफआईआर टिल द स्टेज ऑफ जजमेंट. ये दो चीज तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके बीच का जो इतना ज्यादा प्रोसेस है उसके बारे में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है और उसको हम लोग नहीं जानते. इसलिए स्टार्टिंग में ही हम क्या करते हैं कि हम लोग स्टेप आफ्टर स्टेप इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं, तो एटलीस्ट क्लियर हो जाता है. कोई भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इस स्टेज में क्या होगा, उस स्टेज में क्या होगा, तो हमको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इन दैट प्रोसेस इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट पॉइंट, और हम उसी दिन आपको बताए थे कि इंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, पूरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, और ये जरूरी है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें. इफ यू गाइज आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, दिस वुड बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, क्योंकि लॉ वन वे ट्रैफिक होगा ही नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं. वी नो कि ऑनलाइन क्लासेस के अपने लिमिटेशन हैं, लेकिन उस लिमिटेशन के बावजूद इफ यू आर मेकिंग एफर्ट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ग्रैस्प दिस सब्जेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है ना. तो थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत है अपने साइड से. जो आप पढ़ते हो उसका नोट्स बनाओ, ये जो आप पढ़ोगे उसका एटलीस्ट चार्ट बनाओ, चार्ट बना के भेजो. कुछ लोगों ने ऑलरेडी भेजा है. इफ यू आर मेकिंग एफर्ट, आई विल मेक श्योर कि आपका सब्जेक्ट पर फर्म ग्रिप होगा, इसमें कोई डाउट. तो एज आई टोल्ड यू, कम टू दी सब्जेक्ट, ज्ञान की बातें बहुत होगी. तो क्रिमिनल ट्रायल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. क्रिमिनल ट्रायल नहीं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का. और उन तीनों पार्ट में हम पहले भी बता चुके हैं. हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस किए, दूसरा इंक्वायरी के बारे में हमने डिस्कस किया, और तीसरा हमने ट्रायल के बारे में डिस्कस किया. और तुरंत तुरंत हम पूछेंगे इन्वेस्टिगेशन कहां डिफाइन है, फटाफट बताना. सेक्शन 2H. 2H. Investigation is done by police officer for the purpose of collection of evidence, and it can be also be done by any other person provided magistrate उसको authorize करता है. इंक्वायरी हमने कहा देखा, 2G. 2G. इंक्वायरी हम जो देखते हैं इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आता है, तो हम क्या समझे, इंक्वायरी इज अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस, जहां मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके फैक्ट को असर्टेन करता है. तो 2G हमने उसमें उसको देखा. एंड देन वी हैव मूव टू ट्रायल आल्सो, व्हिच वी नो दैट ट्रायल इज नॉट डिफाइंड इन द सीआरपीसी. जब ट्रायल डिफाइन नहीं है तो हमको डेफिनेशन एक निकालना पड़ेगा. तो ट्रायल इज आल्सो कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट ओनली या जजेस ओनली. लेकिन यहां जो है पर्पस ट्रायल का नॉट ओनली फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस, पर्पस ये है टू असर्टेन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, यानी या तो वो इट विल रिजल्ट इनटू एक्विटल और इट विल रिजल्ट इनटू कन्विक्शन. ये तीनों हम बहुत अच्छे से देख लिए, ठीक. और तीनों स्टेज में से पहला स्टेज दैट इज इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट किया, और आपको फटाफट आप ही को बताना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको आपने से बहुत लोगों ने चार्ट बनाया होगा तो आपको पता होगा. अब देखो इन्वेस्टिगेशन का जो पहला स्टेज है, अब जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हाउ विल यू सेट क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन. अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, कैसे इंश्योर करोगे कि एक्यूज को पनिशमेंट मिले. तो कहते हैं कि 3 प्रोसेस है भैया. सीआरपीसी में 3 प्रोसेस दिया गया है. क्या है, जल्दी जल्दी बताइए. पहला एफआईआर, इंफॉर्मेशन टू पुलिस है. दूसरा कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं. और तीसरा इंफॉर्मेशन आप मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं जाके. तीनों का प्रोविजन 154, सेक्शन 2D, also 200, and this is unique provision
and generally this is not being used by the magistrate. 191C ये सारा हमने देख लिया था और आपको ये भी हम बताए थे यू आर ओनली मेकिंग इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर। तो जब आप इंफॉर्मेशन पुलिस को देने जाते हो तो इंपॉर्टेंट क्या है, पुलिस आपसे पूछेगा कि भैया इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है, वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 154 के लिए कैसा ऑफेंस होना चाहिए? Cognizable or cognizable? ठीक, तो कॉग्निजेबल होना चाहिए। नॉन कॉग्निजेबल अगर हुआ, नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो वहां पर भी पुलिस की एक ड्यूटी है, पुलिस पर एक ड्यूटी है जो कि सेक्शन 155 में दिया है। क्या ड्यूटी है पुलिस की? Record the information. कि भैया अपने डायरी में रिकॉर्ड कर लो, डायरी में रिकॉर्ड कर लो और भेज दो मजिस्ट्रेट को उसको, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग हम कंप्लेन ही कर सकते, वी कैन नॉट रजिस्टर एन एफआईआर। ठीक, तो ये पार्ट तो हो गया। फिर क्या था सर? कॉग्निजेबल ऑफेंस था और पुलिस को इंसिस्ट करने के बाद भी, ये शो करने के बाद भी कि ऑफेंस हुआ है, पुलिस इज नॉट रजिस्टरिंग एन एफआईआर। तो सीआरपीसी उसके लिए मैकेनिज्म देता है कि अगर एफआईआर नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? हम जाएंगे एसपी के पास किस सेक्शन के अंदर? 154 क्लॉज 3 और ये जाएंगे और एसपी डायरेक्ट करेगा या खुद रजिस्टर करेगा। एसपी पोस्ट से भी आप भेज सकते हो। एसपी मान लो, एकदम इमेजिन करना, एसपी के पास गए, एसपी ने रजिस्टर नहीं किया, म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर, हाँ, एसपी अगर नहीं रजिस्टर किया तो उसके पास, मेरे पास ऑप्शन पहले क्या थे? पहले हम लोग 482 में हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते थे। हाई कोर्ट का इनहेरेंट पावर जो 482 में दिया है, तो हाई कोर्ट डायरेक्ट किया करती थी किसको? पुलिस स्टेशन इंचार्ज को कि तुम एफआईआर रजिस्टर करो। तो ये डायरेक्शन पहले हाई कोर्ट दिया करता, लेकिन उसके बाद हमने एक जुरिस्डिक्शन इवॉल्व किया किस सेक्शन के अंदर? 156 क्लॉज 3 के अंदर। चूंकि यहां पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो 156(3) में दिया है और कहती है पावर टू ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन आल्सो इंक्लूड्स पावर टू ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन तभी होगा ना जब एफआईआर होगा, तो एफआईआर तो होना जरूरी है, इसलिए पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आल्सो इंक्लूड्स पावर टू डायरेक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो एक नया जुरिस्डिक्शन हम समझ गए 156(3). अब मान लो अब जब मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा तो पुलिस को तो एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी, ये हम लोग देख लिए थे। अब यहीं पर दो और चीजें हमने देखा। क्या देखा कि सर ठीक है, ये तो हम एफआईआर को रजिस्टर कराने का एक प्रोसेस है किसी न किसी तरीके से। अगर 154 में नहीं हुआ तो 154(3) में जाएंगे, ये भी नहीं होगा तो 156(3) में जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपको पुलिस के अगेंस्ट एक्शन लेना है, देयर हैज टू बी सम कल्पेबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होगी। उसके लिए दो सेक्शन, दो चीजें हैं। 166 ए आईपीसी का हमने देखा, ये कहता है सिंपल सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में अगर आप एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो पनिशमेंट 3 महीना का, मिनिमम 6 महीना का और 2 साल तक का दिया जाता है। पुलिस के अगेंस्ट जा सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 का जजमेंट है ललिता कुमारी का वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्लियर डायरेक्शन है स्टेशन इंचार्ज को या पुलिस ऑफिसर को कि अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं कर रहे हो then you are disobeying the law declared by the Supreme Court, है कि नहीं है? तो आप क्या कर रहे हो? It is a contempt of court। तो आप क्या कर सकते हो? हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकते हो कि सर हमने रजिस्टर करने गया, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट स्टार्ट हो सकता है। तो ये तो रेमेडी आपके पास पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट, इतना हमने किया। अब मान लो एफआईआर रजिस्टर हो गया, एफआईआर आपका रजिस्टर हो गया। अब एफआईआर रजिस्टर हो गया तो दो ही केस हो सकता है इसके बाद। क्या दो केस होगा सर? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेगी? तो हमको सबसे पहले देखना है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है क्या और पावर कहां है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने का पावर कहां है? 157 नहीं 156 आप बेरक, क्योंकि थोड़ा लिमिटेशन है मेरे साथ, पास में बेरक रखना। बेरक में एकदम क्लियरली दिया हुआ है, आप जब पढ़ोगे बेरक आपको पढ़ के सुनाते कि पुलिस ऑफिसर में इन्वेस्टिगेट, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो या तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा या he will not investigate in the case, not investigate, let's suppose not investigate। म्यूट कर लीजिए साक्षी, म्यूट योरसेल्फ।
या तो इन्वेस्टिगेशन होगा या तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। उसके पहले जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस करना है पुलिस को, वो है 157 क्लॉज 1 में ही क्या, अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट क्या होता है? अकरेंस रिपोर्ट 157. हाँ, मतलब क्या कि सर आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर एक ऑफेंस हुआ है, एटलीस्ट मजिस्ट्रेट को ये इंटीमेट करना जरूरी है, इसलिए अकरेंस रिपोर्ट का प्रोविजन है। तो पुलिस क्या करेगी, तुरंत एक एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजेगी, सर आपके जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस हुआ है। तो अब मजिस्ट्रेट को भी ये पता चल गया। अब आ जाओ, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मान लो उस पुलिस को लग रहा है कि नहीं, देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट द केस। क्या करेगी? ऑर्डिनरी क्या करती है? लॉजिकली सोचो क्या करती है? क्राइम पेट्रोल में क्या देखते हैं कि जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला तुरंत स्पॉट पे जाएगी। स्पॉट पे जाकर के क्या करेगी? लोगों से बात करके एलिगेशन को वेरीफाई करेगी। और क्या करेगी सर? जाकर के एविडेंस कलेक्ट करेगी। पर्पस ही एविडेंस कलेक्ट करना है, एविडेंस कलेक्ट करेगी। और क्या करेगी सर? अगर एक्यूज वहां पर है, मिलता है, तो ऐसे अरेस्ट करना नेसेसरी है तो अरेस्ट कर लेगी। अगर कुछ एक्यूज के पॉकेट में या एक्यूज के पास कुछ है तो सीज कर लेगी उसको जाकर, है कि नहीं? तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगी? तो नॉर्मली 157 क्लॉज 1 में दिया है। ठीक, ये तो बहुत क्लियर है सर। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं हम तो फिल्मों में भी देखते हैं, मूवी में भी देखते हैं, हम टीवी शोज में भी देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं क्या, अगर पुलिस ऑफिसर किसी पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है क्योंकि उसको लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट द केस, तो वहां पर उस पर दो डायरेक्शन हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पावर को कर्टेल करना है। हमारे पास हिस्ट्री है पुलिस टॉर्चर का या एग्जीक्यूटिव टॉर्चर का, तो इसलिए हमको बहुत कॉशियसली पुलिस के पावर को एक्सरसाइज भी करना है और उनको पावर भी देना है। तो क्या मतलब, अगर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है तो दो चीज करेगा। बताओ क्या क्या करेगा? पहला, Record the Record reasons. रिकॉर्ड And notify the informant. करेक्ट, रिकॉर्ड द रीजन। अरे भैया नहीं कर रहे हो, रीजन रिकॉर्ड करो, क्योंकि दिस विल बी एग्जामिन्ड बाय द मजिस्ट्रेट वेदर योर सैटिस्फैक्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट। रिकॉर्ड कीजिए रीजन। और चूंकि नहीं कर रहे हैं तो एग्रीड कौन होगा? इंफॉर्मेंट होगा, जिसने इंफॉर्मेशन दिया। इन्फॉर्म द इंफॉर्मेंट कि वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ताकि इंफॉर्मेंट अपना एप्रोप्रिएट क्या करे? एप्रोप्रिएट एक्शन। बात समझ में आ गई? ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, तो अब ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, ये रिपोर्ट, ये जो रीजन रिकॉर्ड कर रहा है, ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। ये रिपोर्ट कैसे जाएगा? वो 158 में, जो हमको नहीं डिस्कस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं। 158, हाँ, रिपोर्ट कैसे जाएगा? तो 158 में जो जैसे दिया है वैसे ही जाएगा। तो अब चलो, रिपोर्ट कहाँ भेज दिए? सर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दिए। मजिस्ट्रेट को जब आप रिपोर्ट भेज दिए तो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट गया तो 159 मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या एक्सरसाइज करेगा भैया? क्या पावर है? अगर आप उस सेक्शन को बहुत गौर से पढ़ो तो इस केस में क्या हो सकता है। अब मान लो रिपोर्ट पढ़ा, मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट पढ़ा, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग और परयूजिंग द रिकॉर्ड, मजिस्ट्रेट रीच टू द डिफरेंट कंक्लूजन। मजिस्ट्रेट को लगता नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, मर्डर केस है या कोई सीरियस केस है, इसमें तो बिना छानबीन के, बिना इन्वेस्टिगेशन के तो एविडेंस कलेक्ट ही नहीं हो सकता, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसलिए 159 में जहां पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। यहां पावर है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करना। और अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दिए मजिस्ट्रेट 159 में, तो पुलिस वही सारा प्रोसेस करेगी जो जनरली 157 क्लॉज 1 में करती है, वही स्पॉट पर जाना, एविडेंस कलेक्ट करना, अरेस्ट करना। ठीक। और दूसरा, अगर लगता है इन्वेस्टिगेशन नहीं, हम इंक्वायरी करें, तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। ठीक, दैट इज सेक्शन 150। तो हमने दोनों केसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। पहला केस जहां पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो क्या करेगी वो देख लिया। दूसरा केस पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी तो क्या करेगी वो हमने देख लिया। क्लियर बात? कितना समझ में आ गया? अब इमेजिन करो कि चलो स्पॉट पर गए, सारा एविडेंस कलेक्ट कर लिया, अब पुलिस वापस पुलिस स्टेशन आ गई, तो क्या हो गया होगा कि सर हमको पता चल गया होगा कि 3-4 लोग थे और उनको केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पता था कि अरे सर उस एक की जो हत्या हुई है उसका क्या कहते हैं, उसका किसी से झगड़ा हुआ था, किसी से दुश्मनी थी, या मान लो तो क्या कहते हैं कुछ और भी कारण था, तो वो BCD उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा था कि सर हो सकता है ये बंदा मारा होगा, वो बंदा मारा होगा। कुछ
इंफॉर्मेशन, या किस किस लोगों को हो सकता है कि घर में घुसते हुए देखे हैं आप। ये सब जो लोग हैं, दे नो द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, देयरफॉर दे आर विटनेस। विटनेस है वो, विटनेस है तो सिर्फ वहां जाके पूछताछ तो करेंगे नहीं, पूछताछ करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन बुलाएं। तो उसके लिए कौन सा सेक्शन यूज करना है हमको, अगर उनको बुलाना है पुलिस स्टेशन को? 161. Section 160. 160. Section 160. Section 160. करेक्ट करेक्ट, नॉट 160, क्योंकि ये पावर देता है कि आप उसका अटेंडेंस सिक्योर करें। आपको बताए थे वो टेनी सिंह वाला जो केस बताए थे, किस तरीके से उसके घर पर जाकर के नोटिस चिपकाया गया था। जनरली पुलिस नहीं करती, उठा के लिया, या आपको नोटिस देती है आपको आना है। अब पुलिस किसी को भी बुलाएगी, जब पुलिस उन सब लोगों को बुलाएगी जिसके बारे में लगता है कि केस के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन होगा, तो एग्जामिन करेंगे उसको, घर वाले को, आस पास वाले को, किसी को बुला सकते। 160 बहुत क्लियरली बोलता है कि 4 लोगों को आप बुला नहीं सकते। किसको किसको नहीं बुलाइएगा? Not below the Below age of 15 years, above Below 15 years, And above 65 years of 15 years. physically and Physically incapable. वुमेन and और mentally फिजिकली disabled. ये बुला नहीं सकते आपको, वेलफेयर लेजिस्लेशन है। इनका एग्जामिनेशन करना है तो पुलिस को जाना पड़ेगा इनके रेसिडेंस। 160 हो गया। अब बुला रहे हो तो किस लिए बुला रहे हो भैया? अरे सर बुला रहे हैं इसलिए ताकि इसका एग्जामिन करें, पूछताछ करें और उनसे फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट डिस्कवर करें, ताकि हमको ये मदद मिले खोजने में कि क्राइम किसने किया होगा। तो क्या करोगे? एग्जामिनेशन करोगे। तो एग्जामिनेशन जो पुलिस करेगी उन विटनेसेस का, वो कहां करेगी? 161 में करेगी। अब देखो, जैसे ही 161 में करेगी वहां बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन के लिए बुलाई है, बुला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 161 में लिखा होगा कि वो एनी पर्सन देखिएगा, अगर आपके पास पेयर आपको सामने लिखा हुआ, पुलिस कैन आस्क ये एग्जामिन एनी पर्सन who are acquainted with the fact and circumstances. Any person also includes accused person. ध्यान है? ये सब अभी ब्रीफली डिस्कस करना है, सबको डिटेल में डिस्कस करना है। तो आपने उसको बुलाया, आप बुलाए तो क्या आप सारा कुछ भी पूछ सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं? तो इसमें 161 कह रहा है कि पुलिस उस केस के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस को पूछ सकती है, और जब पूछ रही है तो जिस विटनेस से भी पूछ रही है, जिस विटनेस से पूछ रही है, उस पर ये ऑब्लिगेशन है कि ही मस्ट गिव ट्रू अकाउंट ऑफ द केस, सच सच सब कुछ बताए। और अगर सच सच नहीं बताएगा तो एक पनिशमेंट आईपीसी में कहा है 179, वो तो फॉल्स इंफॉर्मेशन का है, झूठ बोल दिए 193, 191, 190 परजरी जिसको आप कहते हैं। ठीक, सच सच बताइए। तो ठीक है, हम सच सच बता दिए, लेकिन आप कहोगे कि सर जो भी पुलिस पूछेगा वही बता देंगे। पूछेगा कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन पूछेगा, अगर हम बता दिए उस बेसिस पर हम अरेस्ट हो गए तो हो सकता है हम कभी कोई ऑफेंस किए होंगे, उसी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को बताते समय पता चलेगा उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मेरे पर केस हो गया, तो क्या करेंगे? तो चूंकि विटनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिमिनल ट्रायल एंड द डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर कन्विक्टिंग द एक्यूज, तो आप इसको डिस्करेज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि वो कंप्लीट डिस्क्लोजर करे। तो आपने क्या किया? एक प्रोटेक्शन दे दिया। यहाँ क्या प्रोटेक्शन दिया कि तुम पूरा एकदम खुले मन से, जिसको हम कहते हैं, डू अ कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। और कोई अगर इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस है या इंक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन है जिसको बता करके हो सकता है आप अरेस्ट हो जाए, या हो सकता है कि आपके अगेंस्ट केस हो जाए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो जाए, आप मत बताइए। तो यहां पर एक प्रोटेक्शन दिया गया। बात समझ में आ गया? विटनेस के लिए प्रोटेक्शन यहां पर दिया गया है, और ये प्रोटेक्शन दोनों के लिए, विटनेस के लिए भी है, विटनेस, और ये प्रोटेक्शन एक्यूज के लिए। एक्यूज के लिए डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, तो हम कहां रेफर करते हैं एक्यूज के लिए ये प्रोटेक्शन? 20 Article 20 clause आर्टिकल 20 क्लॉज 3 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन रेफर करते हैं हम लोग। ये एडिशनल एक बेनिफिट ग्रांटेड है विटनेसेस को। 20 क्लॉज 3 इज मेंट फॉर एक्यूज्ड ओनली, ध्यान रखिएगा, जबकि ये जो है विटनेस को भी दिया गया है। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम क्या किए कि सर एग्जामिनेशन कर लिए सारे विटनेसेस का, हो सकता है एक्यूज का भी कर दिया। अब जब आप एग्जामिनेशन कर लिए तो 162 पर आइए, क्योंकि 161 आपने एग्जामिनेशन किया और क्या नहीं पूछना है उसके बारे में पता चला। 162 कहता है कि ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हो विटनेस का,
क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगा? तो एविडेंशियरी वैल्यू भी बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बस समझ लो कि एफआईआर में जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, वो दो पर्पस के लिए यूज होगा, या तो वो होगा कोरॉबोरेशन के लिए या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। जो लोग एकदम नए हैं सीआरपीसी के लिए, उन लोगों के लिए हम कह देते हैं ये जो वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन और कोरॉबोरेशन है, हम कहां करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट और कोरॉबोरेट? ट्रायल में करेंगे सर। अभी तो ये पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया है, ये आएगा ट्रायल में कोर्ट के पास, फिर से स्टेटमेंट इसका रिकॉर्ड होगा और दोनों स्टेटमेंट को मैच कराएंगे। क्या कहेगा? जैसे मान लो पुलिस के सामने कह दिया कि सर हम देखे थे कि एक चाकू जो खून से लथपथ था उस बंदे के पास था, ए के पास, वो फोल्ड किए हुए था, वो तो अभी पुलिस के सामने बोल दिया। ट्रायल में जब आया वो कहता है कि सर शाम का समय था, बहुत धुंधला था, हमको चेहरा नहीं दिख पा रहा। क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है अपने आप। क्या समझ रहे हैं? इन सारे स्टेटमेंट जो भी इंफॉर्मेशन एफआईआर में रिकॉर्डेड है उसका पर्पस कॉन्ट्राडिक्शन से है या कोरॉबोरेशन। अगर कोरॉबोरेट कर रहा है मतलब सच है, पहले भी वही बात बोला, अभी भी वही बात बोला, मतलब कोरॉबोरेट। तो कोरॉबोरेट कैसे करोगे? इंडियन एविडेंस एक्ट में कहता है कि 145 प्रोसेस, उस हिसाब से कोरॉबोरेट। और कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, 145 से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। और कोरॉबोरेट कैसे करेंगे? किस सेक्शन के अनुसार, किसी को याद है? 157 Section 157. 157। ठीक है, बात सही है। वो हम बताएं 154 का एविडेंस है, सब्सटैंटिव पीस नहीं। तो हम 61 पर आए थे, तो 161 में जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली पुलिस के सामने है, और हम जानते हैं कि पुलिस के सामने अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है उसको हमको बताने की जरूरत नहीं, और आप लोग की बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ कोर्सन रन करता है। तो क्या होगा? कहता है कि एक ही पर्पस है सर, क्या? कॉन्ट्राडिक्शन, बस कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करेंगे। किस सेक्शन के अनुसार सर? 145, 145 इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक, ये भी सब्सटैंटिव पीस नहीं है। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है। सब्सटैंटिव पीस ऐसा एविडेंस है, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस ऐसा एविडेंस है जिसके सोल बेसिस पर हम कन्विक्शन कर सकते, मतलब और एविडेंस नहीं देखेंगे आप, सिर्फ उसी के बेसिस पर हम कन्विक्शन करते हैं, दैट इज सब्सटैंटिव। तो सब्सटैंटिव का एग्जांपल डाइंग डिक्लेरेशन जो आप पढ़ते हो, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक, तो समझ गए। 161 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है उसका एविडेंशियरी वैल्यू 162 में मेंशन क्या है? उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होगा। ठीक, लेकिन इसका दो एक्सेप्शन, उसी सेक्शन में दो एक्सेप्शन। क्या कहता है? कहता है कि अगर मान लो कि जो विक्टिम है वो स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। ऑर्डिनरली ये पुलिस के सामने था, लेकिन इसका नेचर अब कन्वर्ट हो जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन के, और जब ये डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा इट विल बी ट्रीटेड एज ए सब्सटैंटिव पीस ऑफ। बात सही है, ये तो पहला हुआ। दूसरा 27 ऑफ इंडियन एविडेंस है, क्या कहता है कि सर एक्यूज ने भी अपना यहां पर स्टेटमेंट दिया और उसने अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ हम ही मारे हैं उसको, और कहते कहते ये भी कह दिया मारे हो, किससे मारे हो? तो एक जिसको कट्टा कहते हैं, कट्टा से मारे हैं, और कट्टा को बगल वाले गली में जाकर के एक जमीन में गाड़ दी। तो वो कन्फेशन रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वो जो कट्टा की डिस्कवरी होगी या कोई भी वेपन की डिस्कवरी होगी, कन्फेशन लीडिंग टू डिस्कवरी, वो रिलेवेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात? कोई भी पूछे आपसे 161 के बयान का, स्टेटमेंट का क्या एविडेंस वैल्यू है, सीधा कहो कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन क्या सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, दो केस, अगर डाइंग डिक्लेरेशन हो जाए वो, या 27 के अनुसार कन्फेशन लीडिंग टू डिस्कवरी। इतना बात समझ में आया? इसके बाद कहता है 163, ये तो सब आप जानते हो, क्या है बताओ? No inducement. Threat or inducement by police. क्लियर बात है कि भैया स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो 161 का ही रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई प्रेशर नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई कोर्सन नहीं एक्सरसाइज करना है। बात समझ में आ रहा? अब आ जाओ आज के यहां तक हम लोग किए थे और डिटेल में समझ गए। अब आ जाइए इसके बाद के सेक्शन 164। आप अगर देखोगे सेक्शन, इसका हेडिंग देखिए, इसको बोलते हैं कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, कन्फेशन एंड दी स्टेटमेंट्स। अब समझो
कन्फेशन का प्रोविजन जब भी हम बोलते हैं, आप लोग इधर उधर देखोगे कुछ कहाँ दिया हुआ है, तो आपको एक सेक्शन याद आता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। कहाँ याद आता है कन्फेशन के रिगार्डिंग? 24 आई थिंक 29 तक या 30 तक, आई थिंक 30 तक आता है, 30 तक आता है। तो आप कहते हो सर इंडियन एविडेंस में तो कन्फेशन के बारे में पढ़े, कन्फेशन होता है क्या? एनीवन क्या कहेंगे अगर कोई पूछेगा आपसे कन्फेशन क्या होता है? Admission of guilt. Admission of guilt. जहां अपना गिल्ट एक्सेप्ट करे, एकदम क्लियर, कोई नथिंग बीटिंग अराउंड द बुश, ऐसा कुछ इधर उधर नहीं बोलना है। एडमिशन ऑफ अ गिल्ट इज अ कन्फेशन, ठीक? वो तो समझे सर, कन्फेशन रिलेवेंट है इररिलेवेंट है, हमने एविडेंस एक्ट में समझ लिया। आप कहोगे सर सीआरपीसी में क्यों दिया है 164? तो कन्फेशन 164 में जो दिया है वो कहता है कन्फेशन मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि कन्फेशन दो तरीके का होता है, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल मतलब जज या कोर्ट के सामने अगर वो कन्फेस कर रहा है, जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब पार्ट फ्रॉम जज और मजिस्ट्रेट, दोस्त के सामने दे दिए, पुलिस के सामने दे दिए, डॉक्टर के सामने कन्फेस कर दिए, अपने रिलेटिव के सामने कन्फेस कर लिया। ये सब एक्स्ट्रा जुडिशियल के फॉर्म में आता है। तो हम लोग जो 164 में देखते हैं वो जुडिशियल कन्फेशन है, और जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड कैसे होगा वो आपको 164 बताता है। बात क्लियर है? अब 164 में तीन चीज देखेंगे। एक तो 164 क्लाउज 1 जिसमें कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, फिर देखेंगे हम क्या क्लाउज 5 जिसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, और एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो 2013 में ऐड किया गया है दैट इज 164(5)(a, काफी रिलेवेंट प्रोविजन। पहला तो बहुत क्लियर हो गया, अभी डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझिए कि कन्फेशन रिकॉर्ड करना है तो कैसे करें। जब वो मजिस्ट्रेट के सामने आएगा या मजिस्ट्रेट खुद जाते हैं तो क्या करते हैं, इंश्योर करेंगे ना कि कन्फेशन वॉलंटरली गिवन, स्वेच्छा से है, प्रेशर नहीं है कोई कन्फेशन। तो क्या करेंगे, कहता है कि पहले देखिए कि पर्सन सेन स्टेट ऑफ माइंड में है कि नहीं है, तो नाम पूछ लीजिए उससे उसका ऑक्यूपेशन पूछ लीजिए और भी कुछ पूछ लीजिए टू चेक दैट ही इज इन स्टेट ऑफ माइंड, फेयर स्टेट ऑफ माइंड और सेन स्टेट ऑफ। फिर उसको वार्निंग दे दीजिए कि भैया तुम चाहो तो नहीं भी दे सकते, एक्यूज को बोल दे तुम चाहो तो नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर तुम कन्फेशन देते हो इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू आल्सो, ये वार्निंग उसको दे देना। ऐसे इस सारे प्रोसेस में जाके हम कन्फेशन रिकॉर्ड कौन करेगा, तो वहां पर लिखा हुआ है 161 में, देखिए कौन से अथॉरिटी है, कौन रिकॉर्ड करते हैं, कौन रिकॉर्ड करता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक पिक्यूलियर चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछेंगे जुडिशियल एग्जाम में, जहां भी हम दे रहे हैं, एपीओ में दे रहे हैं या जुडिशियल एग्जाम, कि क्या ये जरूरी है कि जो भी मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड है, जो मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं दे मस्ट बी हैविंग जुरिसडिक्शन होना जरूरी है क्या कन्फेशन रिकॉर्ड? नो सर, नहीं, No, sir. एकदम लोगों को लगता है कि नहीं जुरिसडिक्शन होना चाहिए, अरे कन्फेशन ही तो रिकॉर्ड करना है, अगर दूसरे जगह है कोई बंदा तो कन्फेशन जुरिसडिक्शन नहीं भी है तब भी रिकॉर्ड कर सकते। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना बात समझ में आया? कन्फेशन के बारे में बात समझे, कन्फेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, वो हम जानते हैं। अब आ जाओ 5 पर, और हाँ एक चीज और, क्या कन्फेशन लेते समय ओथ नहीं एडमिनिस्ट्रेट करना है। क्यों ऐसा कहे, ऐसा क्यों है ओथ एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे? एनीवन, ऐसा क्यों है हम ओथ एडमिनिस्ट्रेट नहीं करें? सर मे बी अगर ताकि वो free- एक एक करके, हाँ सर बिकॉज ताकि वो फ्री और वॉलंटरी हो, विदाउट फ्री और वॉलंटरी हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर एक बार ओथ एडमिनिस्ट्रेट कर दिया गया दैट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड इट हैज सम पेनल consequences, अगर आपने फॉल्स या जवाब नहीं दिया उसको, तो ऑब्जेक्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ ओथ क्यों नहीं दिलाना, इसलिए नहीं दिलाना क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वॉलंटरली कन्फेशन हो जाए। समझ में बात है? यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब आ जाओ 5, इसके क्लॉज 5। अब एक और मिथ जो हमको समझ में आता है, जब आप बारीकी से बेरक नहीं पढ़ोगे
तो एक और मिथ में आप पढ़ चुके, क्या हमेशा हमको लगता है कि 164 इज ओनली फॉर कन्फेशन, कि मजिस्ट्रेट के सामने हमेशा कन्फेशन रिकॉर्ड करना, ये सबसे बड़ा मिथ है। और हम बार बार मार्जिनल नोट पर फोकस नहीं करते, बहुत माइन्यूटली नहीं देखते उसको। तो अब जब पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, कन्फेशन के साथ साथ स्टेटमेंट भी Any रिकॉर्ड हो सकता statement. Statement है ना, of victim. एनी स्टेटमेंट। तो मतलब ये क्या हुआ, विक्टिम तो अलग है, विक्टिम को अलग रखिए, अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट की बात करें। अब क्लॉज 5 देखो और 5 देख के बताओ किसका स्टेटमेंट हम करें, किसके स्टेटमेंट की बात करें, पढ़िए आप लोग और हमको बताइए 5 में किसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। सर यहाँ पे अक्यूज का स्टेटमेंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो आइए सर विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता होगा मैजिस्ट्रेट या फिर कोई अदर पर्सन। ठीक है, कोई और कोई स्पेसिफिक पर्सन मेंशन है जिससे हम डिसाइफर करें कि सर एक्यूज, विटनेस, विक्टिम किसका, क्लॉज 5। Magistrate का लग रहा है, opinion of the magistrate. अरे तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, हम कह रहे हैं किसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। जिस पर्सन का सर ओथ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है। नहीं गौरव, ये नहीं। सर और जो हाँ अनुभूति, सर मे बी विटनेस का ही कर सकते हैं। एनी पर्सन दिया है, ओपन एंडेड है, तो डिपेंड करेगा कि आप किस पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट का एविडेंस वैल्यू उतना नहीं होता है जितना कन्फेशन का होता है। इसको भी हम कैसे यूज करें, कोरॉबरेशन या और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करें, जबकि 164 का जो कन्फेशन है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक, अब आ जाइए ये न्यूली एडेड प्रोविजन कब ऐड किया गया, इसको 65A कब ऐड किया गया, 2013. क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, वही जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग हमने जो अमेंडमेंट लाया, कौन सी कमिटी थी, जस्टिस वर्मा कमिटी। जस्टिस वर्मा कमिटी, उनके रिकमेंडेशन पर हमने आईपीसी में भी चेंजेस लाए, एविडेंस एक्ट में भी चेंजेस लाए, एंड वी हैव आल्सो ब्रॉट चेंजेस इन दिस सीआरपीसी, एंड दिस सेक्शन इज द कल्मिनेशन ऑफ दैट अमेंडमेंट। क्या है सर ये, कहता है इसमें विक्टिम का स्टेटमेंट कंपल्सरी रिकॉर्ड करेंगी। कौन से विक्टिम सर, ऑल विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। अगर आप बारीकी से देखो 164 का क्लॉज 5A, आप देखो 354A B C सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो, डिसरोबिंग का केस हो, स्टॉकिंग का केस हो, चाहे वो 376 रेप के सारे प्रोविजन हो, उन सब के केस में कंपल्सरी पुलिस ऑफिसर पर ये ड्यूटी है कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे उन विक्टिम का मजिस्ट्रेट के साथ। अब ये इसको इसलिए ऐड किया गया, किस लिए ऐड किया गया हो गया उसको, सोचो क्यों ऐड किया गया हो। हम तो कन्फेशन यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम 5A को क्यों ऐड किया होंगे, क्या पर्पस सर्व हो जाएगा इससे, सोच के बताओ। सोचिए बबली। एक हो सकता है सर 15 क्लॉज 3 जो हमारा आर्टिकल में दिया हुआ है उसके प्रोविजन के तहत लेके, और 15 दूसरा क्लॉज 3 3 स्पेशल क्या होगा प्रोविजंस उससे, फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इन ठीक लोग है, के लिए ठीक है, स्पीडी ट्रायल हो सकता है। ठीक है। और कोई इसके अलावा, एनीवन? सर ये क्राइम वुमेन स्पेसिफिक है, इसी के लिए इसको ज्यादा नहीं, मतलब समझिए इसको, समझिए, ये सब बात तो सही है, समझिए इसको। अरे भैया उसका सर, स्टेटमेंट सर समझिए, सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस के लिए। वो तो ठीक है, हाँ देखो उस सेंस में आप उस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब समझो, ऐसा नहीं है कि इससे पहले सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता। कहाँ रिकॉर्ड होता होगा बताओ, किस सेक्शन पे? 54A। अरे भैया सोच के बताओ। 161 में। 161, वेरी गुड। जैसा जो प्रोविजन है वही प्रोविजन, पुलिस के सामने उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप जानते हो कि कितना एविडेंस वैल्यू होगा, कितना उसको ट्रायल में यूज कर सकते। देयरफॉर ऑन दिस बेसिस कन्विक्शंस रेट काफी कम होते हैं, क्योंकि आप जान रहे हो 161 के स्टेटमेंट का क्या है।
तो हमने क्या किया, इसको इंश्योर किया कि ये मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होगा, तो डेफिनेटली एविडेंशियल वैल्यू मस्ट बी हायर देन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 160। देयरफॉर एक स्पेसिफिक प्रोविजन लाया गया एंड इट वाज मेड मैंडेटरी। देखो आप अगर देखोगे इस सेक्शन में, अब देखोगे क्या, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom such offense has been committed। शैल, इट इज ऑब्लिगेटरी टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। समझ में बात आई? तो जब 164 पढ़ते हो आप लोग, कन्फेशन पर हो उसमें, स्टेटमेंट पर हो उसमें, एंड स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम भी पर हो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये सारा जितना भी चीज डिस्कस किए, अभी भी इसमें बहुत चीज बचा हुआ है, जब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी चीजें इसमें जाके। आई थिंक 164 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी और डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, एविडेंशियल वैल्यू सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इतना डिटेल में नहीं जा रहे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो 64 हो गया। अब यहां पर थमिए थोड़ा सा, कहां से स्टार्ट किए, तो फिर सोचिए हम कहां से स्टार्ट हम किए थे कि सर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आया, और जब इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे वो 154, चाहे 154(3), चाहे 156(3), किसी तरीके से एफआईआर रजिस्टर हो गया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो एविडेंसेस कलेक्ट करती है। कौन कौन सा एविडेंस अभी कलेक्ट हुआ है सोच के देखिए। अभी तक हुआ है 154, दैट इज एफआईआर की कॉपी होगी उसके पास। और क्या हुआ है, 161 का स्टेटमेंट, जितने भी विटनेसेस हैं, एक्यूज हैं, उनका स्टेटमेंट। और क्या हुआ अभी 164 164 का कन्फेशन या स्टेटमेंट। ठीक, अब यहां पर आप समझिए, क्या इतना ही एविडेंस कलेक्ट करना है उसको? नहीं सर, और भी चीजें आएंगी। एविडेंस कलेक्ट करने का मतलब है बहुत सारा चीज आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या कलेक्ट करती है, कौन कौन से एविडेंस होते हैं, उन एविडेंस को सेक्शन के अनुसार हम समझते हैं। अभी तो इतना ही हुआ है। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखो मेडिकल रिपोर्ट किसका सर, विक्टिम का मेडिकल रिपोर्ट और एक्यूज का मेडिकल रिपोर्ट। अब एक्यूज का मेडिकल रिपोर्ट हम अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए दो सेक्शन, एक है सेक्शन 53 और एक है सेक्शन 53A। खुद से निकालिए, क्योंकि सेक्शन आपको खुद से पढ़ के समझना है। और मेरा अप्रोच यही कि आप ऑफलाइन क्लास में बड़ा आसान है मेरे पास कि हम देख लो, तो इसलिए कह रहे हैं डायरेक्ट रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ओपन 53 एंड टेल मी व्हाट इज दिस, इसका पर्पस क्या है 53? ओपन कीजिए खुद से और देखिए इसका पर्पस क्या है। सर ये एग्जामिनेशन का बात कर रहा है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर बाय एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर। चलो ये बात तो समझ में आई कि सर किसका एग्जामिनेशन होगा, एक्यूज का होगा। किसके रिक्वेस्ट पर होगा सर, पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर होगा। क्यों क्यों कर रहे हो एग्जामिनेशन सर, से क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हो एग्जामिनेशन? सर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास अगर एक सफिशिएंट रीजन या ग्राउंड है बिलीव करने का कि उसके एग्जामिनेशन के बाद उसको कोई एविडेंस मिल सकता हो, एब्सोल्युटली तो राइट। वहाँ पे यहां पर एग्जामिनेशन एविडेंस के लिए कर रहे हैं। सिमिलर प्रोविजन 54 में है, वहां ये पर्पस नहीं, एविडेंस उससे कलेक्ट हो जाएगा मेरा, इसलिए कर रहे हैं। अब चूंकि सेक्सुअल ऑफेंसेस के कारण से एक नया प्रोविजन हमको ऐड करना पड़ेगी, फुल फ्लेजेड एग्जामिनेशन उसका चाहिए, तो 53A ऐड किया हमने। ये भी 13 का है, देख लीजिए तो 2013, ये भी 2013 है क्या? सर 2005 है। 5 का। ठीक ठीक, तो क्या एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप है या सेक्सुअल ऑफेंस? रेप। समझ गए बात समझ गए। तो हमको मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी होगा अगर ये केस सेक्सुअल ऑफेंसेस का है या रेलेवेंट केस है, तो एक्यूज का मेडिकल रिपोर्ट कहां से ले सकते हैं? 53 में सर, एविडेंस के पर्पस के लिए। अगर रेप का केस है तो 53A में ले सकते हैं। आपको सर विक्टिम का कहां मिलेगा मेडिकल रिपोर्ट? 164 का A देखो, हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग बस बताइए।
Medical examination of the victim of rape. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। समझ में आ रहा है बात? तो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको ये भी मिलेगा क्या, मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द विक्टिम इन केसेस ऑफ रेप, ये एविडेंस मिला। और क्या एविडेंस मिल सकता है सर? 2-3 और मिलेगा, 165 और 47। ये सर्च के प्रोविजन, ये जो सर्च है ये इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से है, ये जो सर्च है वो अरेस्ट के पर्पज से है कि नहीं? सर्च रिपोर्ट हो सकता है ना, सर्च मेमो वगैरह तैयार हो सकता है, वो भी एक एविडेंस होगा। फिर सीजर मेमो भी तैयार किया जाता है। सीजर मेमो, सीजर मतलब क्या? अरे भैया, जैसे आप एनडीपीएस एक्ट का एक नाम अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहां पर जैसे देखते हैं ना कि नार्कोटिक्स ड्रग्स एक्ट जो है, जितने ड्रग्स सीज किया था, तो आप जाते हैं कि उसको पकड़ने के लिए, तो उसके पोजीशन से होता है, तो उसका आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है, दैट इज आल्सो एविडेंस, तो उसको कहते हैं सीजर रिपोर्ट। 52 निकालिए तो, और इसका हेडिंग देखिए 52 का, 52 निकालिए और 52 का हेडिंग देखिए। Power to seize offensive weapon. ये ऑफेंसिव वेपन, हम चूंकि एनडीपीएस एक्ट बताएं, ऑफेंसिव हो सकता है चाकू मिल जाए, हो सकता है पिस्टल मिल जाए, उस केस की बात है। तो हम ये सब क्यों हाईलाइट किए हैं कि आप समझो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके क्या क्या निकालती है। तो हम एक लाइन से बोल रहे हैं, 154 पुलिस की जो एफआईआर रिपोर्ट है, 161 का स्टेटमेंट, 164 के अंदर चाहे वो कन्फेशन हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, या विक्टिम का स्टेटमेंट हो सकता है। फिर हम क्या पढ़े, 53 A. 53A, ये सब समझ रहे हो आप। 47, 165, यहां भी सर्च हो रहा है। 52 क्या है ये सब सर? ये सब एविडेंस अभी तक का कलेक्ट हुआ है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो हम 154 से स्टार्ट किए, अभी तक 165 तक डिस्कस कर लिए। 166 वगैरह अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर जाना है आपको, तो 166 उसके लिए, इतना बात समझ में आ गई। अब एक और चीज समझिए आप इसमें, जो आपको समझना है, क्या हम 169-70 पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले 172 देखिए, तभी वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निकालिए 172, देखिए क्या हेडिंग लिखा हुआ है। Diary of proceedings in investigation. इसको क्या बोलते हैं पॉपुलरली? केस डायरी केस डायरी। या पुलिस डायरी, PD. पीडी बोलते हैं, पुलिस डायरी। अगर आप अगर ये प्रैक्टिस में होंगे या कोर्ट प्रोसीडिंग में होंगे, तो इसको हम पुलिस डायरी बोलते हैं। आप कहोगे क्या होता है सर इसका? आप समझिए, पुलिस के पावर को तो हमने कर्टेल किया, बहुत सारे प्रोविजन के थ्रू कर्टेल किया, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, दैट इज अ डे टू बिजनेस, है ना, डे टू डे बिजनेस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। तो उस पावर को भी कर्टेल करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है कि पुलिस एक्चुअली में क्या कर रही है। तो इसलिए हम क्या किए, एक और प्रोविजन है, क्या कि भैया एक पुलिस डायरी होगी, उसमें पुलिस को क्या करना है, उसमें पुलिस को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही हैज टेकन अप द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईओ कहते हो ना, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको बोलते हैं, जिस दिन उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए मिल जाता है, उस दिन से वो शुरू करता है क्या, each and every activity he has done for the investigation of that case। क्या लिखेगा? जैसे साधारणतः हम बताते हैं क्या लिखता है, लिखेगा जैसे मान लो 10:30 AM है ना, मॉर्निंग, लिखेगा कि पुलिस स्टेशन से निकला, कहां पहुंचा, तो दानापुर पहुंच गया, मतलब किसी बात करना था, दानापुर पहुंचा, वहां उस विटनेस से बात किया, उसका स्टेटमेंट लिया, उसका सिग्नेचर लिया, दूसरे लोगों से भी बात किया, पुनः मान लो 2:20 पर पुलिस स्टेशन वापस आ गया। आप क्या देख रहे हो, ईच एंड एवरी डिटेल व्हिच आर नॉट मेंशन्ड अंडर दिस प्रोविजन, 154 161 वो तो स्पेसिफिक प्रोविजन है, लेकिन ये जो प्रोसीडिंग है पूरा, हम ईच एंड एवरी डिटेल मेंशन करवा रहे हैं पुलिस से, ताकि कोई भी फैब्रिकेशन का स्कोप ना हो, कोई भी फैब्रिकेशन का भी, कोई फॉल्सिफिकेशन का स्कोप पुलिस के थ्रू ना हो। ऑल्दो उसके बाद भी हो जाता है, आफ्टर थॉट्स जो हम बोलते हैं वो भी हो जाता है, लेकिन कम से कम हम इसको कर्टेल करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पुलिस डायरी। अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा 172 में, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर बताइए, पुलिस डायरी जो है क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगा उसका, क्या ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो जाएगा? No, sir. नहीं, नहीं No, होगा।
अब देखो उस सेक्शन में नीचे लिखा हुआ उसका क्या पर्पस है। उसी सेक्शन के क्लॉज 2 आई थिंक देखोगे तो आपको पर्पस समझ में आएगा। यस, Can't be used as evidence. कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, नहीं किया जा सकता इसको। बस ये कोर्ट को फैसिलिटेट करेगा चीजों को एग्जामिन करना, और हम इससे जो आईओ है, आईओ का माइंड रिफ्रेश करवा सकते हैं। ये पर्पस इसका। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है नहीं, और जब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है नहीं तो एक्यूज्ड कैन नॉट एक्सेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि जाके पुलिस स्टेशन से मांग ले, नहीं समझ, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द एक्यूज्ड पर्सन। ये बात क्लियर है? दैट इज सेक्शन 170। बात क्लियर हुआ ये? अब एक चीज और सुनो, 167 को हम जनरली नहीं पढ़ाते हैं, जब ये पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि 167 ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम डेवलप कर रहे हैं उसमें अलाइन नहीं करते। ये डिफरेंट प्रोविजन क्या है? ये बेल का प्रोविजन हम थोड़ा बस बताए थोड़ा सा, ताकि आपके दिमाग में रहे कि जब आप सेक्शन बोलना शुरू करो तो 167 मिस ना हो जाए। 167 को पढ़ने से पहले आपको एक सेक्शन और पढ़ना पड़ेगा, वो है सेक्शन 57। क्या कहता है? कहता है पुलिस ऑफिसर, द मोमेंट यू अरेस्टेड द एक्यूज्ड पर्सन, you can keep it that accused person in police custody maximum for 24 hours। 24 घंटा ज्यादा नहीं रख सकते। डायरेक्शन ऑफ 57 नहीं रख सकते। उसके बाद उसको कहां रखना है, पुलिस कस्टडी में रखना है कि जुडिशियल कस्टडी में रखना है, कहां रखना है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा अंडर सेक्शन 167। तो आप क्या करोगे? 24 आवर के बाद आप चले जाओगे कोर्ट के पास। कोर्ट 167 में डिसाइड करेगा कि भैया जुडिशियल कस्टडी दें इसको कि पुलिस कस्टडी दे। क्या डिफरेंस हम बताएंगे? जुडिशियल कस्टडी दिया जाए कि पुलिस कस्टडी दिया जाए। ठीक, अब इसमें एकदम एक चीज बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जुडिशियल कस्टडी कितने मैक्सिमम कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है? टोटल की बात करें, मैक्सिमम 15 दिनों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। आप कहोगे सर 15 दिन एक स्ट्रेच में नहीं, 15 दिन टोटल। मतलब पहले पुलिस आएगी, कहेगी सर हमको पूछताछ करना है, तो हमको 2 दिन का पुलिस कस्टडी दे दीजिए, 10 दिन का पुलिस कस्टडी दीजिए, तो वो कंप्लीट 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मिला करके टोटल 15 दिन होना चाहिए। 15 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। दैट इज द क्लियर डायरेक्शन ऑफ दिस सीआरपीसी। ठीक, मैक्सिमम कितना दिन? 15 दिन हो सकता है। अब इस प्रोविजन हमको बेल क्यों कह रहे थे? इसको बोला जाता है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल बताओ क्या? अब चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, मान लो कि इन्वेस्टिगेशन उस ऑफेंस के रिगार्डिंग में हो रहा है, उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जिसमें पनिशमेंट 10 साल से कम है, लेस देन 3, और इन्वेस्टिगेशन 60 दिनों तक कंप्लीट नहीं होता है, नॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज। इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं कंप्लीट हुआ 60 डेज में, तब इसका बेनिफिट डायरेक्ट एक्यूज को जाएगा, क्योंकि ये प्रोविजन नहीं बनाएंगे तो जिंदगी भर एक्यूज उसी में रहेगा। तो क्या होगा? एक्यूज को बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्या कि अब जो बेल है, बेल विल बिकम मैटर ऑफ राइट। ऑल्दो ऑफेंस नॉन बेलेबल उसने किया था, मतलब लाइक उस पर एलिगेशन था, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन उस केस में 60 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ तो बेल विल बिकम मैटर ऑफ राइट। ये 60 डेज अप्लाई करता है जिसमें 10 साल से कम का पनिशमेंट, और जैसे ही 10 साल से ज्यादा का पनिशमेंट हो जाएगा उन सारे केस में जो टाइम पीरियड है 90 डेज, और 90 दिन के अंदर अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती अगेन उस केस में बेल विल बिकम मैटर ऑफ राइट, और कोर्ट को अल्टीमेटली रिलीज करना पड़ेगा एक्यूज को। समझ में आ गया? 167 पे आपसे पूछे 167 को कहिए इट इज अ डिफॉल्ट। हम बस डील कर लिए, क्योंकि उस लीग में नहीं था इसलिए हम नहीं चाह रहे थे डिस्कस करना, फिर भी याद रखिएगा। ठीक, सर ये 15 दिन का क्या मैक्सिमम पुलिस कस्टडी हो सकता है? मैक्सिमम पुलिस कस्टडी 15 दिन का हो सकता है। मतलब 90 दिन में अगर वो 10 ईयर से एक्स्ट्रा पनिशमेंट वाले किसी में अगर मतलब कि एक्यूज्ड है तो मैक्सिमम उसको 15 दिन पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं किसी भी केस में, चाहे वो 60 डेज है चाहे वो 90 डेज है, इन दोनों केस में पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक, अच्छा ये बताओ पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है?
पुलिस कस्टडी में रहेगा तो पुलिस जब मतलब उसे पूछताछ कर सकती है। कृति बताइए आप, पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है? यस और एनीवन? यस कृति। सर पुलिस कस्टडी बेसिकली जब पुलिस को लगा इंक्वायरी करने का तो वो पूछ सकता है। जुडिशियल कस्टडी इज जब अक्यूज को जेल भेजा जाए। जेल भेजा जाए। तो हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग को कैसे रिलेट करते थे इसको कि पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस में जो थाना हुआ करता था लॉकअप वहां रखा जाएगा, और जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल जो हुआ करता था जेल में रखा जाएगा। ऐसे ही डिफरेंस समझ में आ रहा था। लेकिन जो एकेडमिकली हम लोग पढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, पुलिस कस्टडी मीन्स जहां पर पुलिस के पास पावर है इंटरोगेशन का, पूछताछ करने का पावर है, पूछेगा नहीं मजिस्ट्रेट से जाकर, पावर है इंटरोगेशन। ठीक, जुडिशियल कस्टडी में पावर नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो सॉरी अगर पूछताछ करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, वहां इंटरोगेशन का पावर नहीं। दिस इज दी मोटा मोटी डिस्टिंक्शन, बाद में हम लोग चल के देखेंगे। 167 समझ में आ गया। तो हम लोग जो शुरू किए थे 65 भी कर लिए, 66 भी कर लिए, 67 भी कर लिए। ये ध्यान रखना, ये सर्च वाला प्रोविजन और ये विदेश जाके जो सर्च करते हैं, और ये डिफॉल्ट बेल हो गया। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट केस, 172 भी कर लिए केस डायरी। अब मान लीजिए ये जो इन्वेस्टिगेशन की कहानी शुरू किए थे, एक एक स्टेप हम समझ लिए कि पुलिस एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में करता क्या है। तो पुलिस के पास अब बताओ तुम लोग कि क्या क्या होगा। अभी हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पुलिस ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर, तो एविडेंस के नाम पर उसके पास क्या क्या होगा बताते चलिए। FIR कॉपी, ठीक है, FIR कॉपी, 161 का स्टेटमेंट, 61 स्टेटमेंट, 164, ठीक, 53, 53, 53A, 164A, 164A, ठीक है, 165 सर्च, 47 रिसर्च का, सर्च और सीजर मेमो, और सर सीजर मेमो 72, 72, 172, हाँ 170 केस डायरी, केस डायरी। करेक्ट। तो करेक्ट, ये से समझ गए कि पुलिस छानबीन कर ली पूरा। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए। हाँ, पुलिस ने छानबीन किया, ये सारा चीज उसके पास है, तो सब कुछ आ गया। तो पुलिस अब एक कंक्लूजन पर रीच करेगी। क्या कंक्लूजन है सर? आप ये डिसाइड करेगी क्या मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है एक्यूज के अगेंस्ट कि नहीं। सफिशिएंट एविडेंस एक्यूज के अगेंस्ट है या नहीं है, ये डिसाइड। तो इसके लिए दो प्रोविजन बनाया गया। मतलब दो प्रोविजन क्या कि ये जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद लगभग पहला जहां लगता है कि जो एविडेंस है वो डिफिशिएंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनसफिशिएंट एविडेंस, इनसफिशिएंट एविडेंस। ठीक, अगर एविडेंस इनसफिशिएंट है पुलिस को फॉलो करना है 160, और अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो पुलिस को फॉलो करना है 160। मतलब क्या क्या करेगा सर? 169 में अगर लगता है कि सब एविडेंस है ही नहीं, और तो क्या करे, रिलीज कर दे एक्यूज को, रिलीज करके छोड़ मत दे, बॉन्ड पर छोड़े उसको, बॉन्ड पर छोड़े और उसको डायरेक्ट करे। अभी तो हम छोड़ नहीं सकते उसको कंप्लीट, क्योंकि हम थोड़ी डिसाइड करेंगे कि वो गिल्टी है कि नहीं करे, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो हम इसको रिलीज कर रहे हैं कंडीशनली, ये कह करके कि जब भी ट्रायल स्टार्ट होगा तुम वहां पहुंच जाना, वहां एक कंडीशन ले डाउन किया जाता है, दैट इज 160। अब इसमें जनरली अगर सफिशिएंट एविडेंस है, एक्यूज कस्टडी में है, अवेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो आप क्या करो, उस एक्यूज को रेफर कर दो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अगर अवेलेबल है तो रिलीज कर सकते हो आप लोग। तो याद रखना, अगर ऑफेंस, अगर सफिशिएंट एविडेंस है 160 नहीं है 169 फॉलो करेंगे, अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो 170 फॉलो। बात समझ में आ गई? ये दो प्रोविजन भी हम समझ दिए। अब आ जाओ, सारा चीज कंप्लीट हो गया, अब सब कंप्लीट हो गया है, तो पुलिस क्या करेगी? अब बनाएगी पुलिस रिपोर्ट। देखो ये जितना आप पढ़ रहे हो, एक एक सेक्शन पढ़े हो,
सबकी एक ओरिजिनल कॉपी हम मंगवा रहे हैं, और वो ओरिजिनल कॉपी आप देखना तो ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ऐसे ये होता है, इसमें ये होता है। प्रोसीजरल लॉ बहुत प्रैक्टिकल चीज है, और प्रैक्टिकली नहीं पढ़िएगा आप तो दिमाग में सेट करेगा ही नहीं करेगा, है ना। अगर प्रैक्टिकली पढ़ लिए तो आप भूलोगे ही नहीं, जिंदगी भर लगभग आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, हाँ ठीक है रिविजन करने की जरूरत तो है। पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, अब पुलिस रिपोर्ट कहाँ प्रिपेयर करेगी, तो उसके लिए 173 निकालें। 173 का क्लाउज 1 देखो और 173 क्लाउज का क्लाउज 2 देखो, निकालिए, आपके सामने बैरक है। Just a second. You guys please refer. चलो क्या देख रहे हैं सर, क्लाउज 1 में क्या कहता है, आपके पास बेल एक्ट है, क्लाउज 1 निकालिए। क्लाउज 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। क्या कहता है, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर shall be completed without unnecessary delay, without unnecessary। क्या लिखा हुआ है, अननेसेसरी डिले। क्या मतलब हुआ इसका सर, इसका मतलब ये हुआ इन्वेस्टिगेशन करने का कोई टाइम पीरियड अगर होता शायद बहुत सारे केस टाइमली सॉल्व कर लिए होते, यानी 5 साल 4 साल जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और ये लॉजिकल भी है कि टाइम पीरियड फिक्स करना बड़ा मुश्किल है, कि हो सकता है एविडेंस मिले आपको, हो सकता है नहीं भी मिले। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अननेसेसरी डिले। अरे अननेसेसरी डिले का मतलब 1 साल 2 साल थोड़ी है, इसके नाम पर पुलिस 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इन्वेस्टिगेशन करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ऑर्डिनरली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का कोई टाइम पीरियड है, तो नहीं है। कंफ्यूज मत कर जाइएगा 167 से, वो जो टाइम पीरियड है वो बेल के कॉन्टेक्स्ट में है, वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो पहला क्लाउज ये समझ। दूसरा क्लाउज क्या कहता है, दूसरा क्लाउज कहता है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ है, बनाइए एक पुलिस रिपोर्ट आप और भेज दीजिए मजिस्ट्रेट। अब समझो यहाँ पर बहुत क्लियरली समझना, अच्छे से समझना। हम जो पुलिस रिपोर्ट भेज रहे हैं, पुलिस जो पुलिस रिपोर्ट भेज रही है मजिस्ट्रेट को, वो उसका 2 कैटेगरी हो सकता है। 2 कैटेगरी क्या, अगर वो 169 वाला पुलिस रिपोर्ट है, यानी 173 क्लाउज 2 रेड विथ 169, इसका मतलब क्या, पुलिस ये सजेस्ट कर रही है, पुलिस अपना ओपिनियन भी लिखती है, पुलिस ये सजेस्ट कर रही है कि नहीं, देयर आर नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन सो एज टू प्रोसीड अगेंस्ट। तो आप क्या कह रहे हो कि सर प्लीज क्लोज डाउन द केस, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजर रिपोर्ट। ठीक, जब आप ये सजेशन दे क्लोजर रिपोर्ट, क्यों, क्योंकि वो यू विश that magistrate or you seek to the magistrate that the magistrate should close down the case, अगर उसमें कोई केस लॉ है कि नहीं, उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला है। अब वो करेगा कि नहीं करेगा वो मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट उसका नेचर क्लोजर रिपोर्ट का होता है। तो जो क्लोजर रिपोर्ट आप न्यूज में सुनते हो वो यहीं से ड्राइव, और अगर वो क्लोजर रिपोर्ट नहीं है तो वो पुलिस रिपोर्ट होगा, या चार्जशीट होगा, या चलान। बात समझ में है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस थोड़ा मिस कर गए, उसको हमको देखना है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस फाउंड कि द एलिज्ड ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर। लीजिए, हम ऑफेंस इसलिए ही रजिस्टर किए थे कि प्रमा फेसाई लग रहा था कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, और कॉग्निजेबल है तो तभी एफआईआर कर सकते हैं। लग रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल, आपको वो क्या करेगा, अब नॉन कॉग्निजेबल हो गया तो क्या केस आगे नहीं बढ़ेगी, या केस का कुछ नहीं होगा, क्या करेंगे हम लोग। तो इसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया सेक्शन 2D पढ़िए, उसका आई थिंक एक्सप्लेनेशन होगा, निकालिए सब लोग एक्सप्लेनेशन 2D का एक्सप्लेनेशन निकालिए।
सब लोग निकालिए पहले, और पहले खुद से पढ़िए। देख लिया सब लोगों ने? क्या बोलता है? आई एम रीडिंग आउट फॉर ऑल ऑफ यू। एक्सप्लेनेशन सेज ऑफ 2D, a report made by the police officer in case which discloses after investigation the commission of non-cognizable case, commission of non-cognizable offense shall be deemed provision है। मतलब क्या कि सर लीगल फिक्शन क्रिएट किए हैं, लीगल फिक्शन क्या डीम किया जाएगा? shall be deemed to be a complaint। लीजिए, एक केस जो एफआईआर से स्टार्ट हुआ, जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुआ और जिस पर कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पे होना चाहिए था, उसको क्या कर रही है ये सेक्शन कर रही है कि इसको चूंकि ये कॉग्निजेबल केस के रिगार्डिंग है ही नहीं, तो ये एफआईआर हो नहीं सकता, इस पर पुलिस रिपोर्ट बन नहीं सकता। तो बेटर एक फिक्शन क्रिएट किया गया, इस पूरे प्रोसेस को, रिपोर्ट को क्या ट्रीट किया जाएगा? कंप्लेंट ट्रीट किया जाएगा, और उसमें जो प्रोसीडिंग होगी वो वही होगी जो जनरली कंप्लेंट फाइल करने के प्रोसीडिंग में होता है। दैट इज सेक्शन 200 से लेकर के 203 में जो प्रोसीडिंग होगा वही हम लोग जाके देखेंगे। समझे बात? इसी को बोलते हैं डीम्ड कंप्लेंट। डीम्ड कंप्लेंट 2D का बोलते हैं। समझ गए बात? इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर ऑफेंस जो डिस्क्लोज्ड है वो कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल है, उसको कंप्लेन मान लिया जाएगा और कंप्लेन प्रोसीडिंग उसमें अप्लाई होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है ये सब कुछ? यस सर। चलो अब इससे आगे बढ़िए, इसके आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम क्या बोले थे? इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कहां से होता है? कहां शुरू होता है? 154 एंड कहां होता है? 173 सबमिशन ऑफ चार्जशीट। सबमिशन ऑफ चार्ज। अब इसी सेक्शन में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 173 क्लॉज 8, इसको बोलते हैं हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब समझो इस बात को, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब? समझे इस बात को कि ये पॉसिबल नहीं कि सारे केस में सारा एविडेंस हमको मिल ही जाएगा, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये मिल ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स अनडिस्क्लोज होते हैं या एविडेंस नहीं मिल पाता उसके रिगार्डिंग। तो क्या पुलिस वेट करे उसके लिए? नहीं। सीआरपीसी ये कहता है कि आप क्या करो, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करो। आपने अभी तक जो इन्वेस्टिगेट किया है उसके बेसिस पर आप रिपोर्ट प्रिपेयर करो और 173 क्लॉज 3 में रिपोर्ट भेज दो मजिस्ट्रेट को। लेकिन जो चीज डिस्क्लोज नहीं हो पाया, जिसके रिगार्डिंग एविडेंसेस नहीं मिल पाए, क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा उसके रिगार्डिंग? होगा। उसी को बोलते हैं हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हमने सबमिट कर दिया, जितना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया? फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। अब उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, पुलिस रिपोर्ट बनाती है, उसको सबमिट करती है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक, ये क्या पुलिस का पावर है? इसके लिए मजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत है। दिस इज अ पावर इंटरेस्टेड टू द पुलिस ऑफिसर। फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपसे पूछे 173 क्लॉज 8। एक चीज और समझो यहाँ पे, ये है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक चीज होता है इन्वेस्टिगेशन और एक चीज होता है री इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन क्या अपेयर हो रहा है सुनने से? फिर से इन्वेस्टिगेशन होगा। फिर से इन्वेस्टिगेशन होगा, इसको बोलते हैं डी नोवो इन्वेस्टिगेशन। डी नोवो इन्वेस्टिगेशन, एकदम फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। यानी देयर मस्ट हैव बीन सम डिस्क्रिपेंसी, सम लूपहोल, सम इलीगैलिटी। अगर इरेगुलरिटी नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करवा रहे हो। अब री इन्वेस्टिगेशन से ये
ठीक है, ये तो अलग है। तो कौन ये ऑर्डर करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा क्या? नहीं और सर, अगर मजिस्ट्रेट करेगा तो कहाँ पावर है मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का? 156 plus 3 में 156 सब क्लॉज 3 और 204। अच्छा एक सेकंड 156 सब क्लॉज 3 में एक बार पढ़ के देखिए तो क्या मजिस्ट्रेट री इन्वेस्टिगेशन का पावर वहां डिराइव करता है? एक बार खुद से पढ़िए और हम ये दिखाते भी है आपको, ज्यादा समझ में। देखो आपको हम ये दिखाते भी। देखो देखो as you can see on your screen section 156। हम क्यों कह रहे हैं कि या हम देखते हैं कि री इन्वेस्टिगेशन का पावर हम 156 से डिराइव करते हैं कि नहीं करते हैं। क्लॉज क्या बोलता है? एनी मजिस्ट्रेट, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, एनी पुलिस ऑफिसर in charge of the police station may, without the order of magistrate, investigating any cognizable offence which the court looks out। ये नहीं, 3 पढ़ना है, 3। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ एनी मजिस्ट्रेट empowered under section 190 may order such investigation as above mentioned। such investigation as above mentioned क्या मतलब हुआ है? कौन सा इन्वेस्टिगेशन? कौन सा इन्वेस्टिगेशन? एज एवं मेंशन, किसकी हम बात कर रहे हैं? पुलिस ऑफिसर के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस 156 क्लॉज 1 की बात, 1 की बात। तो यहाँ जो पावर है मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का, वो तो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टिगेशन होता है एफआईआर रजिस्टर करने के बाद, वो बेसिकली वो इन्वेस्टिगेशन जो ऊपर में मेंशन दिया हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। यहाँ तो री इन्वेस्टिगेशन का कोई मसला ही नहीं है। तो आप समझो कि री इन्वेस्टिगेशन का पावर सबऑर्डिनेट जुडिशरी के पास है ही नहीं। और ये भी बात समझो कि जैसे जिसका सॉल्यूशन, जैसे होता है ना कि जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिले तो भगवान को याद करते हो, उसी तरीके से सीआरपीसी में अगर किसी भी प्रॉब्लम का एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं मिले, उसका प्रोविजन नहीं है, आंख मूंद करके एक प्रोविजन को याद कीजिए, वो है 482 इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। और इसके थ्रू हम अल्टीमेटली कई सारे ऐसे केस हैं जिसमें कम पुलिस लापरवाही से इन्वेस्टिगेशन की है और नहीं चाहिए कि ट्रुथ को डिस्कवर किया जाए, तो हाई कोर्ट को कंपल्सरली हाई कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा री इन्वेस्टिगेशन। समझे बात? कोई पूछेगा री इन्वेस्टिगेशन क्या है तो कहो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, डी नोवो इन्वेस्टिगेशन। कौन कर सकता है? कर सकता है सिर्फ हाई कोर्ट। हायर अथॉरिटी को पावर दिया है 482 एक्सरसाइज। क्लियर है? सर अगर मैजिस्ट्रेट पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाई नहीं है तो फिर क्या करेगा? मजिस्ट्रेट पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम बता रहे हैं क्या करेगा, अभी उसी पर आ रहे हैं। चलो, तो हम लोग स्टार्ट किए कहां से? 154 से स्टार्ट किए, पहुंच गए हम लोग 173 क्लॉज 2 पर। यानी भैया इन्वेस्टिगेशन का काम कंप्लीट, पुलिस पिक्चर से बाहर। अब पिक्चर में कौन आएगा? मजिस्ट्रेट। और यहां से दूसरा स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। कौन है दूसरा स्टेज? क्या है दूसरा स्टेज? इंक्वायरी। इंक्वायरी।
यहां से इंक्वायरी शुरू। अब उस पर आते हैं, हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या कहता है ये, बेसिकली इंक्वायरी के बारे में देखते हैं। अब समझो हम क्या बताएं, पुलिस जो रिपोर्ट सबमिट कर रही है उसका दो नेचर हो सकता है, या तो वो क्लोजर रिपोर्ट के फॉर्मेट में होगा, क्लोजर रिपोर्ट, नहीं तो इफ इट इज नॉट ऑर्डिनरी पुलिस रिपोर्ट, जिसको चार्जशीट कहते हो आप लोग, पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन क्या होगा, क्लोजर रिपोर्ट अगर सबमिट हो रहा है 173 क्लॉज 2 रेड विथ 160, 169. और अगर ये है 173 क्लॉज 2 रेड विथ 170। अब यहाँ कमाल है, क्या कमाल है, यहाँ ये देखना है कि अगर सबमिट हुआ तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगी, मजिस्ट्रेट का पावर है कॉग्निजेंस लेने का। चलो देख लेते हैं कहाँ पावर है सर कॉग्निजेंस लेने का, 190 में पावर दिया। चलो थोड़ा 190 विजिट करते हैं और देख लेते हैं 190 में क्या दिया हुआ है। देखो, लेट मी शो यू सेक्शन 190। ओ काफी पीछे आगे चले गए। Here is section 190 for all of you. Read it very minutely, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन। चैप्टर कौन सा है वो हम देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। तो हम क्या समझाएं, पुलिस रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के टेबल पर आ चुका है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट क्या करेगी, मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस, उसको बोलते हैं हम लोग जुडिशियल नोटिस लेना, नोटिस, और अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके क्या करेगी, एसर्टेन करेगी कि क्या एक्यूज के अगेंस्ट प्राइमा फेसाई केस है कि नहीं। फिर से हम बोल रहे हैं कि यहां ये एसर्टेन नहीं करेगी कि एक्यूज गिल्टी है या इनोसेंट है, ये यहां डिसाइड करना ही नहीं, वो स्टेज बहुत बाद आता है। यहां डिसाइड करेंगे कि क्या एक्यूज के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस है आगे बढ़ने के लिए, तो उसको कहते हैं प्राइमा फेसाई एविडेंस है कि नहीं। उसके लिए क्या करेगी, उसके लिए देखो प्रोसेस क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये बात है, इसको हम बाद में देखेंगे, ये कहाँ अप्लीकेबल हम जानते हैं कहाँ applicable है। क्या लिखा हुआ है, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास and any magistrate of second class is specifically empowered in this behalf under section subsection 2, क्या लिखा हुआ है, may take cognizance of an offense, may take cognizance of an offense, मतलब क्या कि कॉग्निजेंस लेने का जो पावर है वो क्या है, डिस्क्रिशनरी है। क्या मतलब हुआ सर इसका, मतलब ये हुआ कि चाहे तो कॉग्निजेंस ले ले उस पर, और चाहे तो कॉग्निजेंस नहीं भी ले सकता है मजिस्ट्रेट, इसलिए इसको डिस्क्रिशनरी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कॉग्निजेंस है किस किस चीजों पर लिया जा सकता है, तो यहां देखो, यहां मेंशन है, पहला क्या है, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, जैसा कंप्लेंट पर रहते हैं, कंप्लेंट के बेसिस पर ले सकते हैं। अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट, जो अभी सबमिट हुआ है, जो पुलिस रिपोर्ट अभी सबमिट किए हैं उस पुलिस रिपोर्ट पर भी कॉग्निजेंस दिया सकता है। और तीसरा वही जब हम पढ़े थे कि अगर कोई मजिस्ट्रेट को कोई इंफॉर्मेशन दे देता है या मजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं किसी मैटर का, तो वो एकदम डिफरेंट केस। तो तीन जगह तीन बेसिस पर कॉग्निजेंस दिया सकता है, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, और तीसरा अपॉन हिज ओन इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन बाय समवन। ठीक, अब इसको समझो आप, यहां सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। डरा नहीं रहे, हम बस कह रहे हैं कि थोड़ा सा अटेंटिव रहने, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, लेट मी शो यू।
देख, as you can see, किस किस बेसिस पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है वो तो हम लोग देखें। क्लोजर रिपोर्ट और चार्जशीट तो हम समझ गए। अब आते हैं एक एक करके डील करते हैं। क्लोजर रिपोर्ट में क्या होगा, चार्जशीट में क्या होगा। अब आते हैं क्लोजर रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको बारीकी से देखने की जरूरत है। ये मिस कर गया तो बहुत चीज मिस कर जाएगा। देखो, देखिए, समझिए क्या सबमिट हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट जब सबमिट हुआ है तो क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है, हम जानते हैं। तो क्या ऑप्शन है उसके पास। अब क्लोजर रिपोर्ट किसके अनुसार है, पुलिस ऑफिसर के अनुसार, यानी पुलिस के अनुसार है। पुलिस एक कंक्लूजन पर रीच की है जहां उसको लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है एक्यूज के अगेंस्ट में, देयरफॉर मजिस्ट्रेट शुड क्लोज डाउन द केस। ये पुलिस का कंक्लूजन। जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल एवरीथिंग वो भी उसी कंक्लूजन पर पहुंचे। तो हम कॉग्निजेंस के बारे में क्या बोले कि कॉग्निजेंस में क्या करता है मजिस्ट्रेट सर, जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। जुडिशियल माइंड कैसे अप्लाई करता है, अरे सर वो सीआरपीसी पढ़ा हुआ है, वो एविडेंस पढ़ा हुआ है, वो आईपीसी पढ़ा हुआ है, सबको पढ़ के वो फैक्ट पर अप्लाई करेगा और देखेगा कि क्या एविडेंस को दिख रहा है कि नहीं, तभी कॉग्निजेंस लेगा। अब आते हैं, बात करते हैं क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट चाहे तो रिजेक्ट कर दे, है ना, रिजेक्ट दी फाइनल रिपोर्ट, और चाहे वो एक्सेप्ट कर दे। दो ही चीज हो सकता है, क्लोजर रिपोर्ट या तो रिजेक्ट कर दे, क्लोजर रिपोर्ट या तो एक्सेप्ट। जब वो क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट करने का मतलब कि मजिस्ट्रेट जिस कंक्लूजन पर, वो पुलिस जिस कंक्लूजन पर पहुंची है उसके डिफरेंट कंक्लूजन पर पहुंची मजिस्ट्रेट, उसको लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है। तुम कैसे करे हो पुलिस को ऑफेंस नहीं हुआ है, हम तो पढ़ रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं, हमको तो क्लियर एविडेंस दिख रहा है, नहीं इनके अगेंस्ट एविडेंस है, ऑफेंस तो हुआ हमको लग रहा है। तो क्या करेगी, प्रोसीड टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 191B पुलिस रिपोर्ट। वही पुलिस रिपोर्ट जिसमें पुलिस करी कि सर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, मजिस्ट्रेट को पढ़ के लग रहा है नहीं सफिशिएंट एविडेंस है, 191B में कॉग्निजेंस ले लेगी। 191B कॉग्निजेंस किस पर है, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट। समझे बात, ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या, पढ़े हम और पढ़ने के बाद लगता है कि पुलिस का कंक्लूजन गलत है, लेकिन मेरा कंक्लूजन ये है कि ठीक है सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर और होगा तो हो सकता है और भी मटेरियल हमको एक्यूज के अगेंस्ट में पता चल जाए, या और भी मटेरियल इस केस के बारे में हमको डिस्कवर हो जाए। हम क्या करेंगे, अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ना, तो यहां पर हम यूज करेंगे जो 156 क्लॉज 3 का, डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। यहां पर क्योंकि लग रहा है हमको कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हमने पुलिस का कंक्लूजन को रिजेक्ट कर दिया, और एक केस में हो सकता है कि हमको लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है तो हम 191B में कॉग्निजेंस ले लेंगे। दूसरा केस अगर लग रहा है हमको कि नहीं नहीं कुछ और भी फैक्ट डिस्कवर होने की जरूरत है, कुछ और भी एविडेंसेस होने की जरूरत है, उस केस में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देंगे। कहां पर, वही 156 क्लॉज 3। अब अगर 156 क्लॉज 3 पढ़ोगे एकदम लॉजिकल लगेगा, है ना। A magistrate who is empowered to take cognizance under section 190 can order for investigation to the police officer। समझे बात, ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो रहा है उसका स्टेज क्या है, पूछा जाएगा आपसे, क्या है, इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निजेंस नहीं लिया, जब रिजेक्ट कर रहे हैं इस वाले पार्ट में तो हम कॉग्निजेंस नहीं लिए हैं, इसको बोलते हैं प्री कॉग्निजेंस स्टेज। ठीक बात, ये बात समझ में आया आपको। तो हम क्या समझाना चाह रहे थे कि अगर जब आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो दो ऑप्शन एक्सरसाइज करती है मजिस्ट्रेट, उसको लग रहा है ऑफेंस हुआ है तो 191B में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले ले, अगर लग रहा है नहीं इन्वेस्टिगेशन और करवाने की जरूरत है तो 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन करवा ले। तो ये तो केस है जहां हम क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, पुलिस के कंक्लूजन को रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरे पर आप, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है सर जहां यू आर वेयर
यू आर इंक्लाइन टू एक्सेप्ट क्लोजर रिपोर्ट, मतलब आफ्टर एग्जामिनिंग, आफ्टर perusing the entire document, you also feel कि sufficient evidence नहीं है और ये this case is fit enough to close it, यानी इस केस को बंद करना ही ठीक रहेगा क्योंकि sufficient evidence है ही नहीं जितना भी इन्वेस्टिगेशन उसके अनुसार, और ना ही मिल पाएगा। ठीक, तो क्लोजर रिपोर्ट जब आप सबमिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि केस क्लोज कर सकते हो आप, अब केस क्लोज कर दो तो बंद हो जाएगा। इनिशियली होता ये था कि केस क्लोज हो जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज करके एक नया प्रोसेस इवॉल्व, वो क्या है देखिए, जहां भी आप पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और एंड यू आर इंक्लाइन टू क्लोज डाउन द केस लॉ, उस हर एक केस में एक डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, क्लियर डायरेक्शन। आप बेरख करोगे तो नहीं मिलेगा ये सब चीज। क्या डायरेक्शन है, उस सारे केस में जहां आपको लगता है केस को क्लोज होना चाहिए, आपको सेल्फ प्रोविजन, आपको यू हैव टू कॉल फॉर प्रोटेस्ट पिटीशन, इन्फॉर्मेंट को आपको बुलाना होगा और इन्फॉर्मेंट प्रोटेस्ट पिटीशन दे सकते हैं। यहां पर इवॉल्व होता है प्रोटेस्ट पिटीशन का कॉन्सेप्ट, कहां 190 से इवॉल्व होता है। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, आप खोजते रह जाओगे सीआरपीसी में नहीं मिलेगा, केस लॉ के थ्रू इवॉल्व करेगा। ठीक, तो आप उसको इन्फॉर्म कर दोगे और वो चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करे। प्रोटेस्ट पिटीशन नाम ही क्या है, प्रोटेस्ट पिटीशन, हिंदी में इसको आई थिंक नाराजगी पिटीशन बोलते हैं शायद। प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा और प्रोटेस्ट किसको, क्या प्रोटेस्ट करेगा, वो किसको प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, वो इन्फॉर्मेट, क्लोजर रिपोर्ट, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को प्रोटेस्ट करना चाहता है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन। अब समझिए आप, वो कह रहा है कि देखिए ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये इसमें डिस्क्रिपेंसी है, यहाँ डिस्क्रिपेंसी है, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। तो वो अपना पिटीशन डाल दिए, तो वो अपना काउंटर पॉइंट लिख रही है कि यहाँ ऐसे डिस्क्रिपेंसी है पुलिस में, या ये जो एविडेंस है इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ऑफेंस हुआ है, उसके अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल करेगी जो कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेस्ट पिटीशन। अब क्या हुआ, मन करे विक्टिम का तो फाइल करे, विक्टिम या इन्फॉर्मेंट प्रोटेस्ट पिटीशन, नहीं चाहता है तो नहीं फाइल कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हो गया, फाइल हुआ, तब क्या करेंगे हम, प्रोटेस्ट पिटीशन जैसे ही फाइल हुआ उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और इसको बहुत माइन्यूटली समझिएगा क्या क्या ऑप्शन है। अब समझो, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुआ है तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन करोगे एज ए मजिस्ट्रेट, आप इन्वेस्टिगेशन भी देखोगे, दोनों देखोगे, और दोनों को देख को लगता है कि नहीं प्रोटेस्ट पिटीशन में जान नहीं, कुछ ऐसा ही फ्रिवलस पॉइंट ऐड किया गया, एम्बिगुअस पॉइंट, एंड इट डज नॉट कंटेन सब्सटेंस, जिसके बेसिस पर कहें कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन गलत। क्या करोगे, मजिस्ट्रेट उस प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट, ऑप्शन है रिजेक्ट कर दे, मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट दी प्रोटेस्ट पिटीशन और केस को क्लोज करके एक्यूज को डिस्चार्ज, पहला ऑप्शन। दूसरा, अलग अलग कंक्लूजन प्रोटेस्ट पिटीशन पर है, और प्रोटेस्ट पिटीशन में ये इन्फॉर्मेंट ने पिन पॉइंट किया 2-3 फैक्ट्स पर, और फैक्ट्स को देख के लगा कि नहीं इसमें और इन्वेस्टिगेशन होगा तो शायद ट्रुथ विल कम आउट, सच बाहर आएगी अगर इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन कराना है आपको तो फिर वही एक्सरसाइज कीजिए, प्रोटेस्ट पिटीशन पद्धति 156 क्लॉज 3, ठीक। और प्रोटेस्ट पिटीशन पर करके लगता है कि नहीं इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए तो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो लास्ट देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, आपने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसी है, बल्कि आप कुछ एविडेंसेस भी दे देते हो कि सर देखिए ये एविडेंस है, ये एविडेंस, ये एविडेंस है। आप कुछ विटनेस का नाम अपने तरफ से बता देते हो कि हाँ सर ये देखिए ये विटनेस था, ये विटनेस किया था इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट को, ये पर्टिकुलर इवेंट को उसने विटनेस किया था। तो इस इंफॉर्मेटिव इन प्रोटेस्ट पिटीशन में सिर्फ काउंटर नहीं कर रहे हो पुलिस को, आप बता भी रहे हो
कि सर ये विटनेस है, ये एविडेंस। इस केस में जहां आप विटनेस भी दे रहे हो, एविडेंस भी दे रहे हो, उस केस में क्योंकि ये आप कंप्लेन की तरह फाइल कर रहे हो, यू आर नॉट ओनली काउंटरिंग द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर बट यू आर आल्सो एड्यूसिंग योर एविडेंसेस। वो कंप्लेन के फॉर्म आ रहा है। तो क्या कहता है कि अगर प्रोटेस्ट पिटीशन कंप्लेन के फॉर्म में फाइल किया जा रहा है तब मजिस्ट्रेट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेन ट्रीट करना पड़ेगा। इट शैल बी डीम्ड एज अ कंप्लेन, क्योंकि ये कंप्लेन के फॉर्म में दी गया है। बात समझ में आया? तो क्या हम समझे कि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुआ, प्रोटेस्ट पिटीशन मजिस्ट्रेट रिजेक्ट भी कर सकता है। उसको नहीं लगता है प्रोटेस्ट पिटीशन में जाने रिजेक्ट कर देगा, उसको लगता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन उसमें और होने की जरूरत है, कुछ पॉइंट्स पिन पॉइंट किए गए हैं 156 क्लॉज 3। अगर वो कंप्लेन के फॉर्म में है तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन विल बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लेन। समझ में बात है? अदरवाइज वो पुलिस रिपोर्ट पर भी कॉग्निजेंस ले सकता है। ये एक पहला पार्ट है क्लोजर रिपोर्ट का। यहीं तक रखते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में फिर लगेगा कि हलचल मच लगेगा कि कितना चीज है ये सब चीज। नेक्स्ट डे हम पूरा चीज देखेंगे। बिफोर रैपिंग अप द क्लास हम लोग थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं सारे सेक्शन को, कि थोड़ा सम अप कर लें इसको। फाइन, ओके। देख इसको पढ़िएगा, कोई भी डाउट होगा हम लोग अच्छे से करेंगे इसको, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा हम एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा मेरे, है ना, सीआरपी से एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, घबराने की जरूरत। चलो सेक्शंस को रिवाइज कर लें। 154 सब बोलना शुरू कीजिए। FIR 155 Power to police to investigate. non-cognizable offense में investigation तक। 156 Power of police to investigate. power of police to investigate और magistrate का भी power है। 157 Procedure for investigation क्या होगा नहीं होगा। 158 Report how submitted. 159 Power to hold inquiry. power to hold preliminary inquiry or investigation। 160 Witness requirement of attendance of witness. requiring attendance of witnesses by police officer। 161 Examination of Examination by police. ठीक है। 162 evidentiary value। Evidence value of 163 no inducement threat. no inducement threat। 164 Confession. confession and statement। 165 Search by police officer. search by police officer। 164A 165. Victim. ठीक है। 166 नहीं पता, फॉरेन में जाकर के investigation। अच्छा 167 An investigation is not completed within 24 hours. डिफॉल्ट बिल इसको सब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया था वजह से। 168 नहीं, चलो 9 बताओ। closure report. Closer report. हाँ क्लोजर रिपोर्ट भी कह सकते हो उसको। 170 जहाँ पर पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस मिलता है। 172 Police diary. पुलिस डायरी का एविडेंस। 173 क्लॉज 2 Police report. मतलब पुलिस रिपोर्ट भेजना है 172 क्लॉज 2 और 173 क्लॉज 8 Further investigation. फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 190 Cognizance by magistrate. ठीक है। देन टेल मी 53 Examination of the Examination of the accused. 53A Examination of the accused of rape. 164A Medical examination of victim of rape. medical examination of victim of rape। 47
Search report. Search for the purpose of arrest. 165. Search Search by report. Search by police इन्वेस्टिगेशन officer. के पर्पस से. 52. वेपन को पोजीशन में Seizure जाना. of offensive Seize weapon. ऑफेंसिव वेपन को सीज करना. And 57. Investigation within Not more than 24 hours. Okay, very good. Thank you. Okay, so please revise the entire process. Prepare notes by yourself. Each and every step is very important. Connect it with the section. Section को पढ़ें, section को पढ़ करके connect करें. ये अपने से आप बना लोगे. खुद से बनाना है आपको. हम तो दिए हैं उसको देख के नहीं बनाना. देखना है, लेकिन खुद से बनाइए, समझिए और खुद से बना के अगर लिख लिए तो CRP से ना कोई दम. ठीक है. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you sir. Thank you.